everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. अब हम डिस्कस करेंगे 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ सैंपल पेपर फॉर द IUCL एग्जामिनेशन. यहाँ पर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे. सारे सब्जेक्ट्स मतलब डिस्टिलेशन है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो टोटल 110 क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितने भी आंसर हैं उन सबको कई बार मैंने रीचेक किया है और जो आपके आंसर है वो यहाँ पर रेड कलर से दिए गए हैं. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर देख सकते हैं. अगर आप पूरा वीडियो स्किप करना चाह रहे हैं, पूरा वीडियो स्किप मत कीजिए, सारा वीडियो देखिएगा. और जो आंसर है वो रेड कलर से मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लिख दिया है, क्योंकि 110 क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना टफ रहेगा, टाइम बहुत लगेगा. तो यहाँ पर सारे एक्सप्लेनेशन आप इजीली देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर से रिलेटेड मैंने बनाए हैं. सैम्पल पेपर की तरह ये एक क्वेश्चन पेपर जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाया है. तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं. Question number 1 is the viscosity of hydrocarbon liquids remain unaffected with change in density, decreases with increase in density, increases with increase in density, none of these. तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी होती है हाइड्रोकार्बन्स लिक्विड की, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करती है वैसे वैसे जो हाइड्रोकार्बन्स लिक्विड होते हैं वो भारी होते जाते हैं और उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो भी इंक्रीज करती जाती है. तो डेंसिटी के बढ़ने से विस्कोसिटी जो होगी डेफिनेटली वो इंक्रीज करेगी. तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज. It is a mechanical property. It measures the tensile or compressive stiffness of a solid material. It is expressed not in Pascal but in gigapascal. तो जी हाँ दोस्तों, जो आपका यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल होता है वो गीगापास्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है, पास्कल्स में उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है और ये क्या मेजर करती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्टिफनेस किसी सॉलिड मटेरियल की मेजर करती है. तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे. फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन. रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर का उसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो एरिया, लेंथ और रो का एक फॉर्मूला बनता है. अगर आपको याद हो, आपने क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा. तो जो रो होता है आपका वो कहलाता है रेजिस्टिविटी. तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर का वो साइज, टेम्परेचर और ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following material has the poorest electrical conductivity? तो कौन से मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो पोरेस्ट होती है? तो कार्बन, एल्यूमिनियम, सिल्वर और स्टेनलेस स्टील. कार्बन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो पोरेस्ट रहेगी. यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि IUCL के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जनरल केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड आते हैं. तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर जाएं, ठीक है, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर हुए हैं अभी तक उनमें केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को इग्नोर मत करें और इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखकर जाएं. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मेटल्स इन जनरल हैव लो वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी, इनर्शिया, ऑल A and B and C. तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, डिफ्यूजिविटी एवरेज होती है और जो इनर्शिया होता है मेटल्स के लिए वो लो होता है. तो इनर्शिया, थर्मल इनर्शिया की अगर हम बात करें मेटल्स का, लो होता है, कंडक्टिविटी हाई होती है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा इनर्शिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द फ्यूल फायर्ड इन अ फर्नेस क्रिएट्स व्हाट. कह रहे हैं कि अगर सल्फर जो है वो प्रेजेंट होगी तो क्या होगा. तो सल्फर कंट्रीब्यूट्स टू इट्स हीटिंग वैल्यू, helps in electrostatic precipitation of ash from flue gases, corrode duct and air preheater if the flue gas temperature is low. तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सल्फर होता है वो कोरोजन तो करता ही है, कोरोड करता है प्री हीटर्स को, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन भी करता है
और साथ ही साथ इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दी हीटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं पेपर में, आप देख के जाइए जरूर। ठीक है, अ सॉल्यूशन विच रजिस्टर चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू ऑन द एडिशन ऑफ एसिड एल्कली इज कॉल्ड। तो बफर की डेफिनेशन होती है कि जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं वो पीएच चेंज का को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, जब हम उसमें एसिड या एल्कली मिलाते हैं तो वो पीएच चेंज को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, जीरो पीएच सॉल्यूशन नहीं रहेगा। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इज एमिटेड एट ऑल वेवलेंथ एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर बाय एन। तो यहाँ पर ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी, ओपेक बॉडी, व्हाइट बॉडी इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ इसका सही ऑप्शन रहेगा ग्रे बॉडी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो जो लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और गामा रेस की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। और गामा रेस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पर वेवलेंथ पूछी गई है किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की रहेंगी। ठीक है, एक्स रेस, लाइट रेस, गामा रेस नहीं रहेंगी। ठीक है, गामा रेस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन इज। तो यहाँ पर मैंने इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे टिक नहीं किया है, आप इसका ऑप्शन जरूर टिक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीरीज को इंटरेस्टिंग जरूर बनाएं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मरकरी, लाइम वाटर, ह्यूमन ब्लड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा जो इसमें एग्जाम्पल है वो बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ सोलर सेल कन्वर्ट्स द सनलाइट डायरेक्टली इनटू थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो जो सोलर सेल होता है इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The dimensionless formula of bulk modulus of elasticity is same as that of pressure, density, force, none of these। तो आपका जो bulk modulus of elasticity होता है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो वही होता है जो प्रेशर का होता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो जो भी प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड बाय। तो अमोनिया को ड्राई किया जाता है क्विकलाइन की हेल्प से। ठीक है, क्विकलाइन यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, गन पाउडर, एक्सप्लोजिव और एक ऑप्शन दिया है टिप ऑफ द मैच स्टिक। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं फर्टिलाइजर बनाने में यूज किए जाते हैं, गन पाउडर बनाने में यूज किया जाता है, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज किया जाता है नाइट्रोजन पाउडर का। लेकिन जो आपकी मैच स्टिक्स होती है उसकी जो टिप होती है उसको बनाने में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंट स्प्रे गन। पेंट स्प्रे गन्स जो होती हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं? बर्नौलीज थ्योरम, बॉयल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, नन ऑफ दीज। तो जो पेंट स्प्रे गन्स होती हैं वो बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज ऑफ वाटर एज मैनोमेट्रिक लिक्विड सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ इट्स लो वेपर प्रेशर, कोरोसिव नेचर, हाई वेपर प्रेशर एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड होता है यानी यूज ऑफ वाटर, अगर हम मैनोमेट्रिक लिक्विड में वाटर डालते हैं तो ये क्या डिसएडवांटेज सफर करता है? तो ये हाई वेपर प्रेशर का जो डिसएडवांटेज होता है उसको सफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हाई वेपर प्रेशर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक नंबर। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स आर डन बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, एंड दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल्स लाइक
सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इक्विवेलेंट वेट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपको जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज निकालनी है अमोनियम नाइट्रेट में। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है, इसका आंसर मेरा 35% आ रहा है। आप अपना आंसर चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर गलत तो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ mass of solute, number of gram equivalent mass of solute dissolved in 1 decimeter cube of solution is molarity, mole fraction, normality and molality। तो जो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होती है वो होती है नॉर्मेलिटी capital N is defined as the number of gram equivalent of solute which is present in a liter of solution or 1 decimeter cube of solution। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन पूछी गई है ये नॉर्मेलिटी की पूछी गई है। अगर आपको नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्कीन्स with one double bond and alkynes with one ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एक में डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स में और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइंस में, और ओलिफिन्स जो हैं आपके वो भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। तो ओलिफिन्स, एल्काइंस और इथाइन ये तीनों ही आपके जो होंगे, इथाइन जो होंगे आपके, ये तीनों ही आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे। तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, 21st क्वेश्चन की तरफ। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग। तो जो आपकी थर्मल क्रैकिंग रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर रेंज होती है ये यहाँ पर होती है 400 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं पर ये टेम्परेचर रेंज 350 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस भी दी गई है। तो वहाँ पर अगर 600 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है तो आप 350 से भी इसकी रेंज ले सकते हैं। ऑप्शन में 340 टू 540 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है थर्मल क्रैकिंग की वो 600 टू 650 जाती है, इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में चाहे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज 600 डिग्री की ली गई है, क्योंकि थर्मल क्रैकिंग की जो मैक्सिमम रेंज है वो 600 टू 650 डिग्री सेल्सियस जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Under a high pressure of about 1200 atmosphere and a high temperature of 400 डिग्री सेल्सियस, कह रहे हैं हाई टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस का और जो प्रेशर है वो है 1200 एटमॉस्फेयर का। इस इतने हाई ऑपरेटिंग कंडीशंस पर क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इथाइलिन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म। तो कह रहे हैं इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन होता है, तो पॉलीमराइजेशन करके वो क्या बनाती है। तो आप सभी को पता है कि इथाइलिन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो वो पॉलीइथाइल बनाती है, ठीक है। पॉलीइथाइलिन बनाती, पॉलीथीन बनाती है। पॉलीथीन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पॉलीथीन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पॉलीइथाइलिन होता है उसी को पॉलीथीन बोला जाता है। तो ओजोन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, एसिटिलीन है, ये ऑप्शंस नहीं होंगे। जब हम इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉलीइथाइलिन बनता है जिसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Bernoulli's theorem is a consequences of the law of conservation of momentum, energy, mass, angular momentum। तो जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है इट इज द कॉन्सिक्वेंस, इट इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। The unit of coefficient of viscosity is Newton second per meter square। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अदर ऑप्शन है न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ठीक है, और न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर जो आपका द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आपका 24th क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं देख लेती हूँ। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है विस्कोसिटी की यूनिट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपने क्या निकाला है, इसको निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An object entering the Earth atmosphere at a high velocity catches fire due to। तो ये जो इसका आंसर रहेगा, कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पे एट हाई वेलोसिटी, तो कह रहे हैं कि फायर कैच करता है। क्यों करता है पूछा है। द हीट कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द हायर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विस्कोसिटी ऑफ एयर की वजह से करता है फायर कैच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल because they can reversed only by taking a different path to get back to original state। ठीक है, तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं दे ऑल आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इसके आंसर को आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लो रेंज प्रेशर मेजरमेंट? वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, पाइटॉट ट्यूब, यू ट्यूब मैनोमीटर। तो यू ट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो लो रेंज प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अल्ट्रा हाई वैक्यूम? अल्ट्रा हाई वैक्यूम, बर्डन ट्यूब, मैक्लियोड गेज, पाइटॉट ट्यूब, मैनोमीटर। तो जो मैक्लियोड गेज होता है इट इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो प्रेशर डाउन टू 10 to the power -6 टॉर और 1.33 मेगा पैस्कल। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा मैक्लियोड गेज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटी फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या चीज यूनिटी होती है? फ्यूगैसिटी 1 होती है, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट 1 होता है, एक्टिविटी 1 होती है, या एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 होता है। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट जो रहेगा वो 1 होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट दिस पॉइंट ऑल 3 फेसेस कोएग्जिस्ट, यानी कि ये कौन सा पॉइंट होता है जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो तीनों फेसेस होते हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं? प्लेट पॉइंट, यूटैक्टिक पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, या फिर आपका ट्रिपल पॉइंट। तो ये होगा ट्रिपल पॉइंट जहां पर तीनों फेसेस कोएग्जिस्ट करते हैं। ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। For a spontaneous process, the total entropy of a system and its surrounding is always decreases, increases, does not change, cannot specify as increase or decrease। तो spontaneous processes में क्या होता है? Total entropy of the system and its surrounding always increases, because according to the second law of thermodynamics, the total entropy of a system and its surroundings always increases for a spontaneous process। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म्स आ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें जो आपके दो फेसेस होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, बाउंड्रीज आपको सेपरेटिंग बाउंड्रीज आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे आइस और वाटर में जो सेपरेटिंग बाउंड्रीज हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो आइस और वाटर होंगे वो हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन के अंडर में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेम्परेचर ऑफ अ गैस
इज अ मेजर ऑफ, टेम्परेचर किस चीज का मेजरमेंट होता है, किसी गैस का जो टेम्परेचर है वो किस चीज की मेजरमेंट होता है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और नन ऑफ दीज। तो जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? वॉल्यूम, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज और द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द सिस्टम। For example, density, pressure and temperature are the intensive property of the system. तो density भी आपकी intensive property रहेगी, pressure भी रहेगा, ठीक है, और temperature भी आपका intensive property होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन में पूछा गया है गैसेस हैव वन स्पेसिफिक हीट, टू स्पेसिफिक हीट, थ्री स्पेसिफिक हीट, नन ऑफ दिस। तो गैसेस की दो स्पेसिफिक हीट होती है, सीपी और सीवी जिनको बोला जाता है, ठीक है। सीपी और सीवी दो स्पेसिफिक हीट होती हैं गैसेस की। तो हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं इसके ऊपर, पर ऐसा हो सकता है कि आपको इसका आंसर ना पता हो। तो गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं, इसके गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आंसर बता दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीजल फ्यूल एज कंपेयर्ड टू पेट्रोल इज less difficult to ignite, more difficult to ignite, highly ignitable, just above the same difficult to ignite। यानी कि कह रहे हैं कि जो डीजल फ्यूल होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में उसको इग्नाइट करना आसान होता है, मुश्किल होता है, या फिर हाईली इग्निटेबल होता है डीजल, या बराबर रहता है दोनों का इग्नाइट होना, जस्ट अबाउट द सेम डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ठीक है। तो जो डीजल होता है इट इज मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट एज कंपेयर टू पेट्रोल। देखो इसका एक सिंपल रीजन ये है कि जैसे जैसे जो फ्यूल होता है वो हैवी होता जाता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है। जैसे पेट्रोल और डीजल को अगर हम देखें तो पेट्रोल लाइट फ्यूल है और जो डीजल है वो हैवी फ्यूल है। तो जैसे जैसे फ्यूल हैवी होता जाता है, हल्का सा भी अगर कंपैरेटिवली हैवी हो जाएगा तो उसको इग्नाइट करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि डीजल जो होता है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में हैवी होता है, इसीलिए इट विल टेक मोर टाइम टू इग्नाइट, ठीक है। इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। 37 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। An ideal flow of any fluid must satisfy, कह रहे हैं an ideal flow of any fluid, अगर कोई फ्लूइड है उसका आइडियल फ्लो है तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? तो इट विल सेटिस्फाई द पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बाउंड्री लेयर थ्योरी और कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो अगर कोई फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लो में है तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। आइडियल flow of any fluid must satisfy the continuity equation, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ एवरी लिक्विड पार्टिकल क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड अ पाइप इज द सेम। कंडीशन बताई गई है, कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ एवरी लिक्विड पार्टिकल, हर लिक्विड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो कि क्रॉस कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट को पाइप के अंदर, सेम बताई गई है, ठीक है। द रेनॉल्ड नंबर फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लो विल बी रेंजिंग फ्रॉम, तो जो रेनॉल्ड नंबर की रेंज होगी वो पूछी गई है, ठीक है। 2000 टू 3000, 0 टू 2000, 25000 टू 3500, 2000 टू 2500। तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 0 टू 2000। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुनसन बर्नर वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, बुनसन बर्नर जो होता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, हीटिंग मीडिया, ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं उनको गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, लैब्स में यूज किया जाता है। तो पूछ रहे हैं कि जो बुनसन बर्नर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? प्लैंक लॉ, हुक्स लॉ, स्टोक लॉ, बर्नौलीज थ्योरम। तो ये बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, तो जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो में कितनी होती है? अबव 3000,
above 2000, below 2000, below 3000। तो जो रेनॉल्ट नंबर रहेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए इट इज बिलो 2000। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैज लॉ डील्स विद heat changes accompanying a chemical process, rates of chemical reaction, equilibrium constant of reaction, influence of temperature on a reaction। तो हैज लॉ के बारे में हम जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। This law states that the total enthalpy change during the complete course of chemical reaction is independent of number of step taken। यह है इसकी एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन। तो जो हैज लॉ होता है इट डील्स विद द हीट चेंजेस अकम्पनिंग केमिकल प्रोसेस। किसी केमिकल प्रोसेस के साथ जो हीट चेंजेस होते हैं उसको हैज लॉ डील करता है। ठीक है, हैज लॉ की डेफिनेशन को आप जरूर पढ़कर जाएं। हैज लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आ सकता है। टाइम आपके पास कम बचा है तो इस वीडियो को जरूर से देखें, वीडियो को पॉज करके देखें। इसीलिए मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी आंसर आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में जरा सा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टाइम कम है तो हमें टाइम को सेव करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्नौलीज थ्योरम रिलेट्स, कह रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या रिलेट करती है? वेलोसिटी एंड प्रेशर, वेलोसिटी एंड मास, मास एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। तो हम बर्नौलीज थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसकी प्रिंसिपल को देख लेते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल रिलेट्स द प्रेशर ऑफ फ्लूइड टू इट्स एलिवेशन एंड इट्स स्पीड। तो वेलोसिटी को रिलेट करता है और प्रेशर को रिलेट करता है, एलिवेशन और इट्स स्पीड। तो वेलोसिटी और प्रेशर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वेलोसिटी और मास को नहीं करता है, मास और प्रेशर को नहीं करता है, फोर्स और प्रेशर को नहीं करता है। तो वेलोसिटी और प्रेशर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में क्या विचार रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 43 क्वेश्चन की तरफ। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू विच लॉ? कह रहे हैं हीट ट्रांसफर जो होता है वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग होता है, या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होता है? तो जो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होता है इट इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ की तरफ हम एक नजर डाल लेते हैं। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये बताता है कि हीट ट्रांसफर अकर्स स्पॉन्टेनियसली from higher to lower temperature bodies but never spontaneously in the reverse direction। यानी कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी ही होता है, और लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडीज कभी नहीं होता है। तो ये जो है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही डेफिनेशन है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे हैव, कह रहे हैं कि हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जब ट्रांसफर होती है, हीट का फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, तो दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। बॉडीज की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट हीट कंटेंट, बॉडी की जो दोनों बॉडीज का जो हीट कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है, या फिर डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो दोनों बॉडीज हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होता है तो एक नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि जो वो दोनों बॉडीज हैं उनका जो टेम्परेचर है जिसको हम T1 और T2 बोलते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। T1 जो है T2 से अलग होना चाहिए। ठीक है, और जो हीट फ्लो करती है वो हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी ही करती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ इवापोरेटर यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग हाईली हीट सेंसिटिव मटेरियल, कह रहे हैं कौन सा इवापोरेटर यूज किया जाता है अगर हमें हाईली हीट सेंसिटिव मटेरियल को इवापोरेट करना है? एजिटेटेड फिल्म इवापोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर, या फिर क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आपका फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर्स होते हैं वो हाईली हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कैपेसिटी ऑफ एन इवापोरेटर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ kilograms of water vaporized per kilogram of steam used, या फिर नंबर ऑफ kilograms of water vaporized per hour, नंबर ऑफ kilograms of steam consumed per kilograms of water vaporized, या फिर नंबर ऑफ kilograms of steam consumed per hour। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसमें इवापोरेटर की कैपेसिटी पूछी गई है कि जो कैपेसिटी होती है इवापोरेटर की उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो कैपेसिटी ऑफ इवापोरेटर होती है उसे डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ वाटर वेपराइज्ड पर आर, यानी कि एक पर आर में वाटर का कितने नंबर ऑफ किलोग्राम्स वेपराइज्ड होते हैं वही कहलाती है किसी इवापोरेटर की कैपेसिटी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैफल्स आर यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर्स टू वॉट, कह रहे हैं जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उनमें बैफल्स यूज की जाती है। आपने सुना होगा कि जो हीट एक्सचेंजर्स हैं बैफल्स यूज करते हैं। जो बैफल्स होती हैं वो क्यों यूज की जाती हैं? दे आर यूज्ड टू सपोर्ट द ट्यूब्स इन द प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग असेंबली एंड ऑपरेशन, कह रहे हैं कि दे आर यूज्ड टू सपोर्ट द ट्यूब्स इन प्रॉपर पोजीशन। जो शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ट्यूब्स होती हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती हैं, या फिर प्रिवेंट वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूब्स कॉज्ड बाय फ्लो इंड्यूस्ड एडीज, या फिर आपका जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए की जाती हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। वाइब्रेशंस को प्रिवेंट करने के लिए की जाती हैं और जो ट्यूब्स होती हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए बैफल्स यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With same logarithmic mean temperature difference, the heat transfer area required will be minimum for क्रॉस फ्लो, पैरेलल फ्लो, कोकरंट फ्लो, काउंटर करंट फ्लो। तो कह रहे हैं कि अगर हमारा LMTD सेम रहता है, ठीक है, तो कह रहे हैं विद सेम LMTD the heat transfer area will be required minimum for, कह रहे हैं हीट ट्रांसफर एरिया जो रिक्वायर्ड होगा कैपिटल A वो किसके लिए मिनिमम होगा, कौन से टाइप के फ्लो के लिए मिनिमम रहेगा? तो यहाँ पर काउंटर करंट फ्लो के लिए जो एरिया होता है हीट ट्रांसफर एरिया कैपिटल A जो होता है इट विल बी रिक्वायर्ड मिनिमम फॉर काउंटर करंट फ्लो। काउंटर करंट फ्लो में एरिया मिनिमाइज रहता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LMTD को डिफाइन किया गया है। LMTD को कैसे डिफाइन किया जाता है? logarithmic average of the temperature difference between the hot and cold streams at each end of the heat exchanger, and it is used to determine the temperature driving force for heat transfer in flow system। तो मैं आपको बता देती हूँ ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। पहली LMTD की डेफिनेशन है और दूसरा जो है LMTD को यूज किया जाता है टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NTP corresponds to नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन ली जाती है वो कितना लिया जाता है? 1 एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर। जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर होता है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो 760 mm Hg प्रेशर की बात की गई है और 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर 760 mm Hg ही होता है। जी हाँ, 1 एटमॉस्फेयर 760 mm Hg होता है, बट यहाँ पर जो आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो एब्सोल्यूट प्रेशर पर ही आप टिक करेंगे। 760 टॉर और 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है और 101.325 किलो पास्कल गेज प्रेशर नहीं होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो रहेगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, आपकी पूरी सीरीज जो है तैयार हो जाएगी, पेपर आपका जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप इसको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
Cox rule is concerned with the calculation of thermal conductivity, heat capacity, viscosity, surface tension. तो ये हमने प्रोसेस कैलकुलेशन में पढ़ा था. कॉक रूल जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट कैपेसिटीज. जहाँ पे हमें हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होती थी वहाँ पे हम कॉक्स रूल लगाते थे और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है. तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऐड नहीं कर रही हूँ. आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने कॉक्स रूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज अ ग्राफ रिलेटेड टू एंटोनी इक्वेशन. तो एंटोनी इक्वेशन को हम एंटोइन इक्वेशन बोलते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं पे इसे एंटोनी इक्वेशन बोला जाता है. ठीक है, तो जो ये एंटोनी इक्वेशन होती है ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज अ ग्राफ रिलेटेड टू एंटोनी इक्वेशन. कौन सा चार्ट जो है वो एंटोनी इक्वेशन से रिलेटेड है. एंटोनी इक्वेशन में प्रेशर को आप लोग फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो ओस्टवाल्ड चार्ट, कॉक्स चार्ट, मॉइलर चार्ट, एंथैल्पी कॉन्सेंट्रेशन चार्ट. तो यहाँ पर जो कॉक्स चार्ट होता है वो रिलेटेड है एंटोनी इक्वेशन की कैलकुलेशन से. कॉक्स चार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ फ्लूइड एनर्जी मिल इज यूज्ड फॉर. तो फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है वो अल्ट्रा ग्राइंडिंग के लिए यूज की जाती है. कटिंग है, ग्राइंडिंग है, अल्ट्रा ग्राइंडिंग ऑप्शन है और आपका क्रशिंग ऑप्शन है. तो जो अल्ट्रा ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग मतलब बहुत फाइन ग्राइंडिंग, छोटी ग्राइंडिंग के लिए तो आप फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करते हैं. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द मोस्ट कॉमन फिल्टर एड. मैकेनिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. ठीक है, बहुत सारी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फिल्टर एड जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है और मोस्ट कॉमन फिल्टर एड्स जो होते हैं वो कौन से रहते हैं. तो डाई एटोमोसियस अर्थ, डाई एटोमेशियस अर्थ जो होती है या फिर आपकी जो जिसे आप अर्थ बोलते हैं वो यूज की जाती है आपकी फिल्टर एड्स में. डाई एटोमेशियस अर्थ जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. फिल्टर एड यूज किया जाता है. कैल्शियम सिलिकेट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट की बात करें या सिलिका जेल की बात करें तो ये फिल्टर एड्स यूज नहीं किए जाते हैं. ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. ट्रॉमेल्स सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ particles depending on their size, density, wettability, electrical and magnetic properties. तो जो ट्रॉमेल्स होती है वो किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करती हैं एंड दे सेपरेट मिक्सचर डिपेंडिंग ऑन देयर साइज. ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फॉर रैशिंग रिंग, कह रहे हैं रैशिंग रिंग के लिए स्फेरिसिटी कितनी होती है. 0.5, 1, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 या फिर 3. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो स्फेरिसिटी होती है वो कितनी होती है. तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. साइज रिडक्शन मैकेनिज्म यूज्ड इन जॉ क्रशर. जॉ क्रशर में साइज रिडक्शन मैकेनिज्म कौन सी होती है. एट्रिशन, कंप्रेशन, कटिंग, इम्पैक्ट्स. ये चारों जो है आपकी साइज रिडक्शन मैकेनिज्म होती हैं. तो यहाँ पे जो जॉ क्रशर होता है उसमें कंप्रेशन साइज रिडक्शन मैकेनिज्म वर्क करती है. तो कंप्रेशन इसका सही ऑप्शन होगा. बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ. एनिलीन पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच फ्यूल. डीजल, एलपीजी, नेफ्था, गैसोलीन. तो हम देख लेते हैं नेफ्था और एलपीजी इसका ऑप्शन नहीं है. गैसोलीन के लिए हम ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं. ठीक है, और जो डीजल होता है उसके लिए हम एनिलीन पॉइंट का यूज करते हैं. ठीक है, तो एनिलीन पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, ये इससे हमें डीजल के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, और इग्निशन क्वालिटी का पता चलता है डीजल की. तो यहाँ पर एनिलीन पॉइंट जो है इट इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द डीजल फ्यूल. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following has the lowest flash point of all. कह रहे हैं सबसे कम फ्लैश पॉइंट किसका होगा. डीजल का होगा, केरोसिन का होगा, पेट्रोल का होगा या फिर फर्नेस ऑयल का होगा. तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको इजी रहेगा. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे चूज करेंगे. तो देखो, जो भी फ्यूल लाइटर फ्यूल होते हैं उनका जो फ्लैश पॉइंट होता है, ठीक है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, बहुत ही जल्दी आ जाता है. फ्यूल अगर हल्का होगा तो उसका जो फ्लैश पॉइंट होगा वो कम होता है, कम डिग्री में होता है. और जैसे जैसे फ्यूल की डेंसिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, फ्यूल हैवी होता जाता है.
ठीक है, उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो बढ़ता जाता है। तो अगर हम देखें इन सारे ऑप्शंस में जो पेट्रोल है वो लाइट है, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है। फिर उसके बाद पेट्रोल के बाद आपका आएगा केरोसिन, फिर डीजल और फिर फर्नेस ऑयल। तो यहाँ पे पेट्रोल जो रहेगा वो लाइटेस्ट फ्यूल है, तो जो उसका लोअर फ्लैश पॉइंट होगा वो लोएस्ट रहेगा। तो यहाँ पे पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट जो होगा वो लोएस्ट रहेगा। तो याद रखना कि अगर फ्यूल लाइटर है तो उसका फ्लैश पॉइंट लोएस्ट होगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम सल्फर। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि फ्यूल हैवी होता जाता है उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है और उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बढ़ती जाती है। तो फ्यूल जितना ज़्यादा हैवी होगा उसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो बढ़ेंगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सल्फर होगी वो किसमें होगी, जो फ्यूल सबसे ज़्यादा हैवी होगा। तो डीजल, पेट्रोल और केरोसिन और फ्यूल ऑयल, इनमें जो सबसे ज़्यादा डेंस फ्यूल होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो होगा फ्यूल ऑयल। तो उसमें जो सल्फर कंटेंट्स होगा वो आपका ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो जो मैक्सिमम सल्फर प्रेजेंट होगा वो आपका फ्यूल ऑयल में रहेगा, क्योंकि फ्यूल ऑयल जो है इन सारे फ्यूल्स के कंपैरिजन में हैवियर हो जाएगा। तो जैसे जैसे फ्यूल हैवी होता जाता है उसकी विस्कोसिटी, मॉलिक्यूलर वेट और उसमें इम्प्योरिटीज, सल्फर की इम्प्योरिटीज, नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज और ऑक्सीजन की जो इम्प्योरिटीज है वो बढ़ती जाती हैं। तो सल्फर जो होगा वो इसमें बढ़ जाएगा फ्यूल ऑयल में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डिफ्यूजिविटी, यानी कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जिसको कि हम DAB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो होगा उसकी यूनिट पूछी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी यूनिट बता देती हूँ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड रहती है या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रहती है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट DAB से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक डिफ्यूजिविटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर सिंपली डिफ्यूजिविटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर यहाँ पे सेंटीमीटर के टर्म्स में दी गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मैकॅप-थिले मेथड एट इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो, कह रहे हैं मैकॅप-थिले मेथड में जब इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो इनफाइनाइट हो जाती है, एट इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो, कह रहे हैं इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो पर क्या होगा। इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो यानी कि आपकी जो रिफ्लक्स रेशियो है R है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट की जाती है, अगर वो इन्फिनिटी हो जाएगी तो क्या होगा। नंबर ऑफ प्लेट्स इज मैक्सिमम, ओवरहेड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यानी कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो है आपकी, जो आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगी, ओवरहेड प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, या फिर बोथ द ऑपरेटिंग लाइंस कोइंसाइड विद द इक्विलिब्रियम डायग्राम और नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैकॅप-थिले मेथड में जैसे जैसे आपकी रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी होती जाती है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है, तो आपकी जो दोनों ऑपरेटिंग लाइंस होती हैं, ठीक है, आपकी एक ऑपरेटिंग लाइन होगी रेक्टिफाइंग सेक्शन की और दूसरी होती है स्ट्रिपिंग सेक्शन की। तो दोनों ऑपरेटिंग लाइंस जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम डायग्राम के साथ कोइंसाइड करती हैं। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। रेलिंग इक्वेशन इज अप्लाइड, तो रेलिंग इक्वेशन जो है फ्लैश डिस्टिलेशन से अप्लाई होती है, या डिफरेंशियल डिस्टिलेशन में अप्लाई की जाती है, या इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन में अप्लाई की जाती है, या फिर आपकी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में यूज की जाती है। तो फ्लैश डिस्टिलेशन को इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। पहली बात, फ्लैश डिस्टिलेशन को इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बोला जाता है, ठीक है। और जो ये रेलिंग इक्वेशन होती है ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्टिलेशन में यूज की जाती है। ध्यान से सुनिए, जो रेलिंग इक्वेशन है वो डिफरेंशियल डिस्टिलेशन में अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये रेलिंग इक्वेशन B ऑप्शन से रिलेटेड रहेगी। फ्लैश डिस्टिलेशन और इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन एक ही चीज होती हैं। फ्लैश डिस्टिलेशन को इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉक्स चार्ट इज यूजफुल इन द डिजाइनिंग ऑफ, कह रहे हैं कॉक्स चार्ट जो है वो यूज किया जाता है। तो कॉक्स चार्ट जो है भी एक एंटोनी इक्वेशन का क्वेश्चन भी मैंने कॉक्स चार्ट से रिलेटेड आपको बताया था। तो कह रहे हैं कि जो कॉक्स चार्ट है वो किसकी डिजाइनिंग में यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन कॉलम की डिजाइनिंग में, इवेपोरेटर की डिजाइनिंग में, या ड्रायर की डिजाइनिंग में, या फिर क्रिस्टलाइजर की डिजाइनिंग में। तो जो कॉक्स चार्ट होता है मैं आपको बता देती हूँ डिस्टिलेशन कॉलम की डिजाइनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन को आप जरूर देख कर जाएं।
और अपने आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, क्वेश्चन नंबर 65, विच इज नॉट कंसर्न डायरेक्टली विद मास ट्रांसफर। कह रहे हैं ये जो आपको डायमेंशनलेस नंबर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है जो कि मास ट्रांसफर से डायरेक्टली कंसर्न नहीं है? सेडमिक नंबर, शेरवुड नंबर और लुईस नंबर और फ्रॉड नंबर। तो ये जो फ्रॉड नंबर है, इसका जो एप्लीकेशन आपने देखा होगा, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्रॉड नंबर पढ़ा होगा। कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मास ट्रांसफर में इसका नहीं होता है। तो ये तीनों जो नंबर है, सेडमिक नंबर, शेरवुड नंबर और लुईस रिलेशनशिप, ये आपके मास ट्रांसफर में आपने जरूर पढ़े होंगे। तो फ्रॉड नंबर जो है आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में जहां पर डायमेंशनलेस नंबर पढ़े होंगे, वहां पर आपने फ्रॉड नंबर जरूर पढ़ा होगा। तो फ्रॉड नंबर इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद द मास ट्रांसफर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। L by mg is the expression for absorption factor, Brinkman number, slope of operating line in absorber या फिर slope of operating line in stripper। तो जो L by mg होता है ये एब्जॉर्बर्स के केस में यूज किया जाता है। जहां पे आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा वहां पर यूज होता है ये L by mg, और ये एब्जॉर्प्शन फैक्टर कहलाता है। तो L by mg इज द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 67, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट ना करे वो कौन सा फैक्टर है? तो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं ये हम देख लेते हैं। टेम्परेचर करता है, रिएक्टेंट्स का नेचर करता है और कैटलिस्ट भी करता है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट। लेकिन शेप ऑफ द रिएक्शन वेसल जो है वो हमारी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करती है। तो शेप ऑफ द रिएक्शन वेसल इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन की तरफ। वल्केनाइजेशन मेक्स रबर। तो जो रबर का वल्केनाइजेशन किया जाता है वो कुछ प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करने के लिए किया जाता है। रबर के वल्केनाइजेशन जब हम करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस है, उसकी जो आपकी इलास्टिसिटी है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर जो रबर का वल्केनाइजेशन किया जाता है, इट इज यूज टू गेट द मोर इलास्टिक फॉर्म। तो मोर इलास्टिसिटी के लिए यूज किया जाता है। वल्केनाइजेशन मेक्स रबर सॉलेबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्रिस्टलाइन, रबर को मोर क्रिस्टलाइन बना देता है। या फिर लेस स्टिफ, तो स्टिफनेस की अगर बात करें तो वल्केनाइजेशन जो होती है वो स्टिफनेस को इम्प्रूव करती है, ठीक है, और इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे लेस स्टिफ जो होगा वो गलत ऑप्शन रहेगा, मोर इलास्टिक जो होगा वो इसका सही ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 69 क्वेश्चन की तरफ। एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कह रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर का कौन एग्जांपल है? तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। तो जो पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है और जो इथाइलीन है, पॉलीइथाइलीन है, यहाँ पे इथाइलीन दिया गया है। जो इथाइलीन है पॉलीथीन, यानी कि पॉलीथीन मतलब पॉलीइथाइलीन, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनता है। और जो पॉलीस्टाइरीन है वो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनता है। और इथाइलीन जो है वो पॉलीमर नहीं है, पॉलीइथाइलीन जो है वो पॉलीमर होता है। तो डी ऑप्शन इसका हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, सी भी नहीं करेंगे, ए भी नहीं करेंगे। लेकिन डेक्रोन जो होता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरापेथैलिक एसिड। तो टेरापेथैलिक एसिड जो है और इथाइलिन ग्लाइकोल को का जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की जाती है तो एक डेक्रोन बनता है, और डेक्रोन एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो डेक्रोन इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 70 क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। कह रहे हैं सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल कौन है? पॉलीथीन,
पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूना एस, सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो देखो सिंथेटिक रबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे रबर पूछा गया है, तो पॉलीथीन रबर नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की अगर हम बात करें तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो होता है वो एक फाइबर होता है, ठीक है। अब हम पॉलीआइसोप्रीन की बात करेंगे। पॉलीआइसोप्रीन को हम बोलते हैं सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन एंड इट ऑकर्स इन द लेटेक्स ऑफ मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज एज नेचुरल रबर। तो हम जो ये सिस पॉलीआइसोप्रीन है, ये एक नेचुरल रबर भी होता है, प्लांट्स में भी ये पाया जाता है। तो इसको हम सिंथेटिक रबर नहीं कह सकते, हालांकि ये भी रबर है, पर ये कैसा है, ये नेचुरल रबर के अंडर भी आता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स में ये पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम नाइट्राइल रबर की बात करें, जिसको हम नाइट्राइल ब्यूटाडाइईन रबर बोलते हैं, NBR बोला जाता है, और इसका नाम होता है बूना एस। और बूना एस जो होता है ये एक सिंथेटिक रबर होता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइईन। तो बूना एस जो है आपका वो एक सिंथेटिक रबर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक आउट द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट। कह रहे हैं कि प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताइए। स्पीड, फिडेलिटी, डायनेमिक एरर और ड्रिफ्ट। सम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेंसिटिविटी, स्पैन एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, टॉलरेंस, linearity, hysteresis, drift and cross sensitivity। तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट ऑप्शन होगा, इट इज द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट। ड्रिफ्ट यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिरानी गेज, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है। पिरानी गेज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई प्रेशर, हाई वैक्यूम, लिक्विड लेवल अंडर प्रेशर, लिक्विड लेवल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पिरानी गेज पर एक नजर डाल लेते हैं। पिरानी गेज इज अ रोबोस्ट थर्मल कंडक्टिविटी गेज। ये एक थर्मल कंडक्टिविटी गेज होता है। इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन वैक्यूम सिस्टम। तो हाई वैक्यूम सिस्टम के लिए पिरानी गेज यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉट वाटर एनीमोमीटर। हॉट वाटर एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड के फ्लोरेट को मेजर करने के लिए, फ्लोरेट ऑफ फ्लूइड, फ्लोरेट्स ऑफ ग्रैन्युलर्स सॉलिड्स, वेरी हाई टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। तो एक नजर हम हॉट वाटर एनीमोमीटर पर डाल लेते हैं। इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड by measuring heat losses of an electrically heated wire placed in the air system। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, it is used for the flow rates of fluid। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A fluid used in the hydraulic controller is water, steam, air और oil। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑयल रहेगा। ऑयल एज अ फ्लूइड यूज किया जाता है हाइड्रोलिक कंट्रोलर्स में, ठीक है। तो ऑयल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन अमोनिया रिएक्टर इज डन बाय। कह रहे हैं अमोनिया रिएक्टर में प्रेशर का मेजरमेंट कौन से इक्विपमेंट की हेल्प से किया जाता है। तो अमोनिया रिएक्टर में जो प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है वो बर्डन गेज से किया जाता है। यू ट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर और पिरानी गेज जो है वो इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। बर्डन गेज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 76 क्वेश्चन की तरफ। पीजोमेट्रिक डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ गैस, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉलिड्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सॉलिड। तो आपका जो ये यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर द ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट। तो ह्यूमिडिटी ऑफ गैसेस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, 77। फ्लेयर टावर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री इज मीन्ड फॉर। तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो फ्लेयर टावर यूज किए जाते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं।
It is used for venting of the excess inflammable toxic gases at higher pressure or absorbing the pollutant gases from the furnace exhaust. फर्नेस एग्जॉस्ट से जो गैसेस पोल्यूटेंट गैसेस निकलती हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर कूलिंग ऑफ फर्नेस एग्जॉस्ट गैसेस, फर्नेस एग्जॉस्ट गैसेस की कूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, और नन ऑफ दिस। तो ये जो फ्लेयर टावर्स हैं इसका मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। इस तरीके के टावर्स जो हैं वो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, फ्लेयर टावर्स बोलते हैं उनको। और जो ये फ्लेयर टावर्स होते हैं इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर वेंटिंग ऑफ द एक्सेस इनफ्लेमेबल और टॉक्सिक गैसेस एट हायर प्रेशर। तो हायर प्रेशर पर ये जो ये टॉक्सिक गैसेस होती हैं, इनफ्लेमेबल गैसेस होती हैं, ये जो एक्सेस में रहती हैं, ठीक है, इनकी वेंटिंग करने के लिए, इनको निकालने के लिए यूज किया जाता है फ्लेयर टावर का इंडस्ट्रीज में। और आप इसका पिक्चर एक बार जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन बॉयलर फीड वाटर कॉसेस। कह रही है बॉयलर फीड वाटर में जो सिलिका होता है, अगर बॉयलर फीड वाटर में सिलिका प्रेजेंट होगा तो सिलिका क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? कोरोजन, स्टीम कैरी ओवर, स्केल फॉर्मेशन या फिर कॉन्डेंसेशन। तो जो आपका सिलिका होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द स्केल फॉर्मेशन इन द बॉयलर फीड वाटर। तो स्केल फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाय। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ वाटर होता है किसी भी पाइप में अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर, ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड बाय द पाइटॉट ट्यूब, डॉपलर इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स-रेज। They all are incorrect option. Pitot tube is used for measuring the flow of water in a pipe which is about 3 meter in diameter. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन रहेगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। The device which is used to measure the volumetric flow rate of fluid in a closed tube. यानी कौन सी डिवाइस होती है जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करने के लिए की जाती है किसी भी क्लोज्ड ट्यूब में। तो किसी भी क्लोज्ड ट्यूब में जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को, फ्लूइड के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर किया जाता है वो रोटामीटर की हेल्प से किया जाता है। रोटामीटर यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अदर ऑप्शन आप जरूर पढ़िएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन 2 लिक्विड फ्यूल स्टोरेज टैंक इज इक्वल टू। कह रहे हैं मिनिमम सेफ डिस्टेंस 2 लिक्विड फ्यूल स्टोरेज टैंक के बीच में कितना होना चाहिए? 2 लिक्विड फ्यूल स्टोरेज टैंक के बीच में मिनिमम सेफ डिस्टेंस जो होता है वो हाइट ऑफ टैंक का डिवाइडेड बाय 6 यानी कि h/6 होता है। हाइट ऑफ टैंक का 6 टाइम होता है। कैपिटल H इज द हाइट ऑफ द टैंक। तो यहाँ पर आंसर इसका डी सही रहेगा, h/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NB ऑफ अ पाइप स्टैंड फॉर। कह रहे हैं NB, अगर हम किसी पाइप के लिए बात करें कि NB क्या होता है पाइप का इंडस्ट्री में, तो जो NB होता है इट इज अ नॉमिनल बोर। एक पिक्चर आप देख रहे हैं आउटसाइड डायामीटर का, ठीक है, और ये जो नॉमिनल बोर आपको दिखाई दे रहा है आप इसको देख सकते हैं कि नॉमिनल बोर को कैसे लिया गया है। ठीक है, तो नॉमिनल बोर को हम कैपिटल NB से प्रेजेंट करते हैं। नॉमिनल बोर इसका सही ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो हो गई है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है वो है नॉर्मल बोर, और ऑप्शन बी है नॉर्मल बिट, और ऑप्शन सी है नॉमिनल बोर, और ऑप्शन डी है नॉमिनल आउट डायामीटर। तो ये जो NB स्टैंड करता है ये नॉमिनल बोर के लिए करता है। ऑप्शन ए में नॉर्मल बोर था, ठीक है, नॉर्मल था वहां पर, तो ऑप्शन सी है नॉमिनल बोर इसका करेक्ट ऑप्शन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टीम ट्रैप इज अ डिवाइस विच डिस्चार्ज। कह रहे हैं स्टीम ट्रैप का यूज किया जाता है, ये कौन सी डिवाइस होती है? ठीक है, तो स्टीम ट्रैप्स आर नथिंग मोर देन दी ऑटोमेटिक वॉल्व्स। दे आर ओपन, क्लोज और मॉड्यूलेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, और स्टीम ट्रैप इज अ डिवाइस which is used to discharge the condensate and non-condensable gases
एंड ऑल्सो द एयर, ठीक है, विद द नेग्लिजिबल कंजप्शन ऑफ लॉस ऑफ लाइव स्ट्रीम। तो जो स्ट्रीम ट्रैप्स होते हैं वो बेसिकली क्या एक डिवाइस होती है जो कि कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेट का डिस्चार्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, एयर, कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेट गैसेस। तो स्ट्रीम ट्रैप इन तीनों के लिए काम करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A pipeline carrying various utilities in chemical industries are identified by their color codes, and the color of the pipeline carrying steam, कह रहे हैं कि जो आपका स्टीम कैरी करता है पाइप, उसका कलर कौन सा होता है, ब्लैक, सिल्वर ग्रे, ग्रीन या फिर येलो। तो जो इसका कलर रहेगा वो रहेगा आपका सिल्वर ग्रे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A Shannon tube heat exchanger is most suitable if, तो कह रहे हैं Shannon tube heat exchanger जो होता है वो most suitable कब होता है, if a liquid is heating another liquid, अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को हीट करता है। गैस इज हीटिंग अ लिक्विड, लिक्विड इज हीटिंग अ गैस और गैस इज हीटिंग अनदर गैस। तो Shannon tube heat exchanger is almost suitable when a liquid is heating the another liquid। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लिसरॉल इज प्योरिफाइड बाय विच टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, कह रहे हैं ग्लिसरॉल का जो प्योरिफिकेशन किया जाता है वो कौन से टाइप के डिस्टिलेशन से किया जाता है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द glycerol purification at 453 kelvins and pressure under 12 mm of Hg। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टीम इजेक्टर इज यूज्ड, कह रहे हैं स्टीम इजेक्टर का क्या यूज किया जाता है। तो स्टीम इजेक्टर्स आर यूज्ड टू क्रिएट द वैक्यूम इन द वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। वीडियो में जो स्टीम क्रिएट की जाती है वो स्टीम इजेक्टर की हेल्प से की जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The type of pump used for lifting large quantity of sewage. The type of pump used for lifting large quantity of sewage is gear pump, reciprocating pump, centrifugal pump, plunger pump। तो कह रहे हैं जो centrifugal pumps होते हैं they are most commonly used for pumping sewage because these pumps can be easily installed in pits and sumps and they can be easily transport the suspended matter present in the sewage। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायाफ्राम पंप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट। तो डायाफ्राम पंप्स आर यूज्ड फॉर मूविंग कोरोसिव और एसिडिक फ्लूइड्स एंड दीज पंप्स कैन पंप स्लरीज आल्सो एंड सॉलिड लैडेन मटेरियल। सॉलिड से लदा हुआ जो मटेरियल्स होता है या जो स्लरीज होती हैं उनको पंप करने के लिए डायाफ्राम पंप्स यूज किए जाते हैं। तो स्लरीज यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ओनली इन द फ्लू गैस। कह रहे हैं जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और उसे यूज किया जाता है ऑक्सीजन मेजरमेंट के लिए फ्लू गैसेस में। तो फ्लू गैसेस में ऑक्सीजन मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रही हूँ। और कह रहे हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, थर्मल कंडक्टिविटी पर बेस्ड होता है या फिर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड होता है। तो फ्लू गैसेस में से जो ऑक्सीजन मेजरमेंट किया जाता है, फ्लू गैसेस में जो ऑक्सीजन का मेजरमेंट किया जाता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो पैरामैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पैरामैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 91 क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलीमर यूज्ड इन दी बुलेट प्रूफ ग्लास। कह रहे हैं बुलेट प्रूफ ग्लास में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है। तो एक नजर मार लेते हैं लेक्सेन पर। लेक्सेन इज अ टाइप ऑफ पॉलीकार्बोनेट दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। लेक्सेन एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोनेट ग्रुप्स एंड दे आर हार्ड एंड आर ऑब्जर्वेबली ट्रांसपेरेंट
ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड लैमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट जिसको हम लेक्सेन बोलते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक द बुलेट प्रूफ ग्लासेस। तो लेक्सेन इसका ऑप्शन सही होगा, लेक्सेन। ठीक है, बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ। Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst is used in the synthesis of polymers of 1-alkenes, यानी कि अल्फा ओलिफिन्स के सिंथेसिस में यूज किया जाता है, या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन के सिंथेसिस में यूज किया जाता है, या फिर दोनों में यूज किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीस। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो होता है वो अल्फा ओलिफिन्स के सिंथेसिस में यूज किया जाता है, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है उसकी सिंथेसिस में भी जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल इन द फॉर्म ऑफ विच कंपाउंड। कह रहे हैं क्रूड ऑयल में जो नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में होते हैं, फिनॉल की फॉर्म में होते हैं, या फिर पायरॉल की फॉर्म में होते हैं, या थायोपीन्स की फॉर्म में होते हैं। तो इस पे एक नजर डाल लेते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल में, वो मैं आपको बता देती हूँ। पायरॉल, इंडोल, पिरिडीन, क्यूनोलाइन और कार्बोसोल, ये सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे पायरॉल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, थायोफीन की फॉर्म में सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिटिलीन सिलेंडर्स आर कलर्ड विद विच कलर इन रिफाइनरीज। रिफाइनरीज में जो एसिटिलीन सिलेंडर्स होते हैं उनको कौन से कलर से किया जाता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है मैरून। आप देख सकते हैं एसिटिलीन मैरून होता है, हाइड्रोजन सिलेंडर रेड होते हैं, एलपीजी सिलेंडर रेड होते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसका ऑप्शन रेड दिया जाता, मैरून ना दिया जाता, तो आप रेड को सिलेक्ट कर सकते थे। अदरवाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मरून है। एसिटिलीन सिलेंडर मरून होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोहिबिशन साइंस आर आइडेंटिफाइड बाय विच कलर इन रिफाइनरीज। तो जितने भी प्रोहिबिशन साइंस होते हैं रिफाइनरीज में वो रेड कलर के किए जाते हैं। ठीक है, रेड इज फॉर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब रोकने के लिए। ठीक है, 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैंडेटरी साइंस आर आइडेंटिफाइड बाय विच कलर इन रिफाइनरीज। कह रहे हैं मैंडेटरी साइंस कौन से कलर से किए जाते हैं? ब्लू कलर से किए जाते हैं। जो ब्लू कलर होता है वो मैंडेटरी साइन होता है, यानी कि आपको उसको फॉलो करना है, मैंडेटरी है वो कलर्स। ठीक है, आपको वो सारी बातें माननी है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, 210 किलो जूल पर मिनट, और बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो 1 टन जो होता है रेफ्रिजरेशन का वो इक्वल होता है 3.5 वॉट्स पर सेकेंड। वॉट्स पर सेकेंड को हम बोलते हैं किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वॉट पर सेकेंड होता तो वॉट पर सेकेंड को आप लिख सकते थे किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड इसका सही ऑप्शन है, और 210 किलो जूल पर मिनट भी इसका सही ऑप्शन होगा। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो इंडिया की जो पहली क्रूड ऑयल रिफाइनरी सेट की गई थी वो आसाम में सेट की गई थी, डिगबोई में सेट की गई थी। ठीक है, तो यहाँ आसाम जो है इसका डिगबोई जो है वो आसाम में आता है, तो डिगबोई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following has the highest gum forming tendency in gasoline? तो जो ओलिफिन्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है गम फॉर्मेशन की, या फिर जो डाई ओलिफिन्स होते हैं उनमें गम फॉर्मेशन टेंडेंसीज सबसे ज्यादा होती है। गैसोलीन में अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो गम फॉर्मेशन करते हैं। तो डाई ओलिफिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट गम फॉर्मिंग टेंडेंसी इन द गैसोलीन, इसका सही ऑप्शन है। तो जो 100 क्वेश्चन है वो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी
इज लोकेटेड एट। 100 क्वेश्चन पर आपको प्राउड होगा क्योंकि हम सभी केमिकल इंजीनियर्स हैं और केमिकल इंजीनियर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंडिया में ही हमारी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी सेट की गई है और रिलायंस ने वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी जो है लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है वो सेट की है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जामनगर रिफाइनरी इंडिया में है। द जामनगर रिफाइनरी कमीशन इन जुलाई 1999। It is owned by Reliance Industries Limited and it is located at Jamnagar. And it is a private sector crude oil refinery and it is the largest refinery in the world. ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री में लार्जेस्ट रिफाइनरी है विद द कैपेसिटी ऑफ 1.24 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। अगर आप भी इस क्वेश्चन के लिए प्राउड फील करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि एज अ केमिकल इंजीनियर आप प्राउड फील करते हैं कि हमारी कंट्री में वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी सेट की गई है रिलायंस के द्वारा। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। When the branch of tree is shaken violently, the leaves fall. ठीक है, कह रहे हैं when the branch of tree is shaken violently, the leaves fall. जब हम किसी पेड़ की शाखा को, ठीक है, क्या करते हैं, violently तेजी से हम हिलाते हैं तो जो पत्तियां होती हैं वो गिरती हैं और कह रहे हैं this happening can be explained by। ये जो आपकी बात है सॉरी ये किसने एक्सप्लेन की थी? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो एक्सप्लेन की गई थी ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंडर एक्सप्लेन की गई थी। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस। तो कह रहे हैं अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या फिर हेरियोग्लिफिक। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मी लैंग्वेज है इसमें लिखी गई है। ब्राह्मी में अशोका की इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखी गई हैं। ठीक है, ब्राह्मी इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following was not written by कालिदास। कालिदास ने इनमें से कौन सा जो अपना काव्य है वो नहीं लिखा है? कुमार संभव, ठीक है, लघु जटाकम, लघु जटकम, मेघदूतम, रघुवंशम। तो मैं आपको बता देती हूँ कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंशम ये जो है कालिदास जी ने लिखे थे और लघु जटकम जो है वो इन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है, लघु जटकम जिसने लिखा था, आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज ये तीनों तो इन्होंने लिखे थे, ये मेरे को कंफर्म है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 104 की तरफ, सॉरी। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। ठीक है, 35 एज जो है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो लोग करने वाले हैं वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The president can nominate 2 members of the Lok Sabha to give representation to। कह रहे प्रेसिडेंट जो है वो 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में। ठीक है, तो कह रहे हैं वो कौन से होने चाहिए? द एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, पारसीज और बुद्धिस्ट। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं और वो होते हैं द एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following does not affect credit creation power of commercial bank? तो इसका आंसर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखकर जाएं। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं।
क्वाशरकोर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। कह रहे हैं जो क्वाशरकोर बीमारी होती है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है? फैट, प्रोटीन, विटामिन और आयरन। तो यहाँ पे ये जो कमी होती है ये प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है, क्वाशरकोर प्रोटीन की वजह से होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एयर सैक, ओवरीज। तो किडनी की जो स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, एयर सैक नहीं होती है, ओवरीज नहीं होती है, न्यूरॉन नहीं होती है, कंफर्म है नेफ्रॉन होती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। द ग्रेट इंपेरियर कनिष्क बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। कह रहे हैं कि महान शासक कनिष्क जो थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? कुशाना, गुप्ता, मौर्य, वर्धना। तो कुशाना जो डायनेस्टी है उससे इंपेरियर कनिष्क जो है वो बिलोंग करते हैं। इसका आंसर होगा कुशाना। ठीक है, कुश बोलते हैं इसको, कुशाना डायनेस्टी बोली जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टिक इमर्स्ड इन वाटर। कह रहे हैं पानी में अगर हम किसी स्टिक को इमर्स कराते हैं, डाल देते हैं, तो वाटर अपीयर्स बैंड। पानी जो है वो टेढ़ा दिखाई देता है। और ये कौन सा फिनोमिना होता है? ये किस फिनोमिना की वजह से जो स्टिक पड़ी होती है उनमें पानी जो है आपको और स्टिक जो है वो टेढ़े दिखाई देते हैं? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये जो फिनोमिना है दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 110 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, तो हाँ, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो जो है वो मैं कल अपलोड करने वाली थी, लेकिन नेटवर्क इशू और वाईफाई ना होने की वजह से जो है वो मैं आज अपलोड करूंगी। वीडियो मैंने बना दिया था पर वो अपलोड नहीं हो पाया है नेटवर्क इशू की वजह से, वाईफाई इशू की वजह से। ठीक है, हमारे एरिया में नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था वीडियो अपलोड। तो आज वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको जितना टाइम मिल रहा है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और अगर आप ट्रेन में भी हैं तभी अभी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।